हेलो बच्चे। हेलो बच्चे, दिस इज़ दिव्यांश और मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथ्स वाली वाइंस में। तो इस चैनल पर हम क्या करते हैं, 11th और 12th की मैथमेटिक्स को बड़े ही सिंपलेस्ट तरीके से स्टडी करते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर उठाया है वो 11th क्लास के अलजेब्रा से है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स यानी वन शॉट वीडियो एक चैप्टर के लिए हम आज करने वाले हैं। तो ज़रा समझ लो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी चीज़ से को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराए बिना ही उसको पढ़ाने लगूं तो आपको मुझे लगता है समझ थोड़ा कम आएगा, जैसा आना चाहिए। अब फिर दूसरी जो हम बात करेंगे वो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल रखने वाले हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो हम बात करेंगे ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस अलजेब्रा हम लगाने वाले हैं। क्या क्या ऑपरेशंस हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। तो ये सब हम इस तीसरी चीज़ में देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। जो हमारी आई क्या होती है? इमेजिनरी यूनिट। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि इसकी पावर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या है? हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पांचवी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z। और कॉन्जुगेट मतलब Z के ऊपर बार, कॉन्जुगेट भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ने वाले हैं। अब पांचवी चीज़ हम जो पढ़ेंगे, छठी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट की और मॉड्यूलस की बहुत इंपॉर्टेंस इस पोलर फॉर्म में आपको दिखाई देने वाली है। जो हम पढ़ेंगे अभी तक यहाँ तक आर्ग्यूमेंट तक वो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले समझो कि जब हमारा काम रियल नंबर से चल रहा था तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसी क्या ज़रूरत आने लगी। जब हमारा काम रियल नंबर से चल रहा था तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या ज़रूरत आ गई? ज़रा देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो मेरे पास x² कितना आया? -1। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो मुझे -1 दे दे अपने स्क्वायर पे? ज़रा सोचो, रियल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं, -1, -2। क्या अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो क्या मुझे -1 मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई। 1 = -1 आ गया। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक सर थे जिनका नाम था यूलर। इन्होंने 1748 में हमें क्या दिया था? आयोटा दिया था। इसको बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट, समझे इतनी बात? इसको बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट। ये इन्होंने हमें क्या दिया था? एज आ नंबर दिया था। अब आयोटा की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखो कितनी होती है? रूट में -1, यानी आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो जब मैंने इस नंबर को यूज़ किया, इस इमेजिनरी नंबर को यूज़ किया, तो मैं क्या करने लगा? आयोटा का स्क्वायर =-1 आ गया। तो इस नंबर को मैं क्या करता था? रूट में नेगेटिव सॉल्व करने के लिए यूज़ करता था। वही चीज़ क्या हो गई? आज कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। अब ज़रा स्टैंडर्ड नोटेशन देख लो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x + i/y। क्या इतनी बात समझ आई? x + i/y। x और y यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? x और y हमारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के सेट को। और आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मैं क्या देख रहा हूँ? अब मैं अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देख रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? अ रियल एंड इमेजिनरी यूनिट। क्या है? एक कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी यूनिट का। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट क्या है? रियल पार्ट है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। क्या इतनी बात समझ आई?
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं नेगेटिव ऑफ रूट वाला। आप लोग सॉल्व करके देखो जल्दी से फटाफट। क्या नेगेटिव ऑफ 25 आप सॉल्व कर सकते हो? रूट में नेगेटिव ऑफ 25 ज़रा फटाफट से सॉल्व करके बताओ। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, रूट में 25 इंटू नेगेटिव ऑफ 1। क्या मैं नेगेटिव ऑफ 1 को लिख सकता हूँ 25 इंटू आयोटा स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूँ 5 आयोटा प्लस माइनस एक्स क्या आ गया मेरे पास, प्लस माइनस 5 आयोटा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ रूट को सॉल्व करते हैं। अब जो हमें दूसरी चीज़ पढ़नी थी वो पढ़नी थी इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में कई इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ज़रा देख लो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पूरे चैप्टर में जैसे ही लिखने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान रखना। तो सपोज करो मेरे पास एक z1 है x प्लस आयोटा y, और एक z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है a प्लस आयोटा b। अब मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास z1 इज इक्वल्स टू z2 है, यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि मेरे पास x इज इक्वल्स टू a है। रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल है। यानी क्या दिखाई दिया मुझे, आई वाई इज इक्वल्स टू आई बी। क्या आई से आई काट दूं तो वाई कितना आ गया मेरे पास, बी के इक्वल आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? एक क्वेश्चन देख लें क्या इक्वालिटी पे। हाँ चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। और इसमें हमसे उसने क्या कहा है कि मुझे x की वैल्यू बता दो और y की वैल्यू बता दो। तो क्या बता दोगे, चलो देख लेते हैं। 4x मैंने क्या बताया था, रियल वाला पार्ट हमेशा रियल वाले पार्ट के इक्वल होता है। तो क्या मैं 4x को, पहले हमें ये देखना है कि रियल वाला पार्ट है कौन सा। तो देखो ज़रा, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो वाला पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट होता है। अब ज़रा ध्यान दो, 4x को क्या मैं 3 के इक्वल रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो x कितना आ गया मेरे पास, 3/4। अब ज़रा इमेजिनरी वाले पार्ट पे नज़र डाली जाए तो हमारे पास क्या आया था, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 6 होगा क्या? ज़रा ध्यान से देखो, 3x माइनस वाई नेगेटिव ऑफ 6 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, 3/4, माइनस वाला 6 इधर आ गया तो प्लस का हो गया और y उधर जाके प्लस का हो गया। तो मेरे पास कितना आया, 9/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, यानी 9 और 24 33/4 मेरे पास y आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब ज़रा एक और क्वेश्चन देख लो, इक्वालिटी पर ही है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -15 प्लस 4 आयोटा टू ऑब्टेन 8 माइनस 2 आयोटा। मुझसे वो कह रहा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए 8 माइनस 2 आयोटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ज़रा, -15 प्लस 4 आयोटा प्लस, कह रहा है उसमें क्या ऐड करूं। देखो समझो, कह रहा है क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए ये। तो क्या मैं, देखो जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये प्रॉपर्टी है एडिशन में, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें a प्लस आयोटा b ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
मैंने क्या किया इस वीडियो में, a प्लस आयोटा b को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए 8 माइनस 2 आयोटा। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो -15 प्लस a इज इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। तो a मेरे पास कितना आ गया 23 आ गया क्या? ध्यान से देखो, क्या मेरे पास a 23 आ गया। अब बात कर लेता हूँ मैं सेकंड वाले की। ज़रा इमेजिनरी पार्ट को देख लो, क्या 4 प्लस b इज इक्वल्स टू -2 है मेरे पास, तो b कितना आ गया, क्या -6 आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे ऐड करना था उसकी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जो ऐड करना था 23 माइनस 6 आयोटा। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इक्वालिटी पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो हमें तीसरी चीज़ क्या पढ़नी थी, इक्वालिटी के बाद हमें पढ़ना था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान से देखनी थी। तो ज़रा ध्यान से देखो, सबसे पहला जो ऑपरेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगाएंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन हम लगाने वाले हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करने वाले हैं, सिंपली पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 a प्लस आयोटा b और एक है Z2 x प्लस आयोटा y। ठीक है, x प्लस आयोटा y। अब मैं आपसे कहता हूँ Z1 प्लस Z2 मुझे बताओ क्या होता है Z1 प्लस Z2। रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ, यानी a प्लस एक्स प्लस बीच में क्या ऑपरेशन है प्लस, तो हम क्या यूज़ करेंगे प्लस। अब आयोटा कॉमन ले लूँ b प्लस y, तो क्या आ गया मेरे पास a प्लस एक्स, यानी रियल वाले पार्ट को मैंने रियल वाले पार्ट के साथ ऐड किया और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड किया, तो क्या हो गया, सिंपली एडिशन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब ज़रा प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है ये कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो जो मुझे मिलेगा ना वो भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। समझ गए मेरी बात, वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है मुझसे, बताओ ज़रा। ये कहती है अगर Z1 को मैं Z2 के साथ ऐड करूं या फिर Z2 को Z1 के साथ ऐड करूं तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलने वाला है इन दोनों से वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यानी क्या होगा, वो रिज़ल्ट इक्वल होगा। क्या इतनी बात समझ आई। अब तीसरी चीज़ देख लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मुझसे क्या कहती है कि अगर मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूँ, Z3 है और Z3 प्लस Z2 प्लस Z1, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर पहले मैं ऑपरेशन इन दोनों पे लगाऊं फिर ऐड करूं या फिर इन दोनों पे लगाऊं फिर ऐड करूं, जो रिज़ल्ट हमें इससे मिलेगा वही रिज़ल्ट हमें क्या होने वाला है, इससे मिलने वाला है। अब जो चौथी प्रॉपर्टी होती है, इन चीज़ों को आप, इन रिज़ल्ट्स को आप ध्यान में रखना। चौथी चीज़ क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ज़रा ध्यान से देखो क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं, यानी Z प्लस, ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्राइम, जिसको मैं ऐड करता हूं ना अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मुझे क्या मिल जाता है, Z ही मिल जाता है। अब इस Z प्राइम की वैल्यू क्या होती है, मानो मेरे पास Z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, यानी a प्लस आयोटा b में मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, ज़रा बताओ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस a प्लस आयोटा b ही मिल जाए। तो इस Z प्राइम की वैल्यू हमेशा याद रखना क्या होती है, 0 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं तो मुझे यही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाएगा। अब जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स। ज़रा ध्यान से देखो
क्या होती है वो भी बड़ी सिंपल है। वो एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर दो, z प्राइम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर दो कि वो हमें क्या दे दे? 0 दे दे। क्या ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, मेरे पास a प्लस आयोटा b है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे रिज़ल्ट 0 मिल जाए? क्या माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ आयोटा b कर दूं ऐड? क्या मुझे 0 मिल जाएगा? तो हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इन्वर्स जो होता है क्या होता है? नेगेटिव ऑफ z। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा इन्वर्स? नेगेटिव ऑफ z। a प्लस आयोटा b के लिए माइनस a माइनस आयोटा b। समझ आई इतनी बात? एडिशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ज़रा एक आध क्वेश्चन आप कर लेना, बुक में सिंपली ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अब चलो सीख लेते हैं, ज़रा सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। है ना? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सपोज करो मेरे पास z1 है a प्लस आयोटा b, z2 है x प्लस आयोटा y, तो मैंने क्या कर दिया? z2 माइनस z1 कर दिया। अब क्या आया मेरे पास? x प्लस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा b। तो ज़रा जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस आयोटा b। रियल वाले पार्ट को एक साथ लिख लो, इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ लिख लो, तो क्या आ गया मेरे पास? x माइनस a प्लस y माइनस b आयोटा। क्या इतनी बात समझ आई? अब हम बात करें अगर सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो मेरे पास क्या आया? z2 माइनस z1। अब मैं अगर बात करूं z1 माइनस z2 की, तो क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स प्लस b माइनस वाई आयोटा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। तो क्या ये बात समझ आई? एक कंडीशन पे इक्वल हो सकते हैं। कैसे? z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z1 माइनस z2। क्या ये बात समझ आई? चलो अब तीसरी चीज़ देख लो, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। फिर एक साथ ही इन पर क्या कर लेंगे? क्वेश्चंस लगा लेंगे। क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। इस ऑपरेशंस पर बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप अपनी बुक से लगा सकते हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। तीसरी चीज़ सीखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 है a प्लस आयोटा b, z2 है x प्लस आयोटा y। क्या कर दिया? z1 इंटू z2 कर दिया। समझो ज़रा, a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y। सिंपली हम क्या करते हैं? बताओ ज़रा। जैसे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम यहाँ करने वाले हैं। a को x से मल्टीप्लाई किया, फिर a को इमेजिनरी वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है मेरे पास? ax प्लस ay आयोटा। ऐसे ही आई बी को किया तो फिर क्या आया? प्लस एक्स बी आयोटा प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया ए एक्स। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या माइनस बी वाई आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इमेजिनरी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। प्लस ए वाई प्लस एक्स बी, ये हो गया इमेजिनरी वाला पार्ट। ये होता है इसका जर्नल रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई? दो अब आप उसकी मल्टीप्लाई कर लोगे? हाँ सर, बिल्कुल कर लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लो। जो मेरे पास ये रिज़ल्ट आए हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चे। पहली प्रॉपर्टी, पहली लिखने वाला था मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी।
ये भी क्या कहती है, ये भी वही कहती है कि अगर Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनके प्रोडक्ट करने के बाद, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें वो मिलेगा, जो चीज़ हमें मिलेगी वो भी क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल आई। अब दूसरी प्रॉपर्टी मुझसे क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव है ये, कॉम्यूटेटिव है ये, मल्टीप्लिकेशन TATIVE, सॉरी, कॉम्यूटेटिव है ये। कैसे? Z1 इंटू Z2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। क्या ये बात समझ आई? जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ये एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। कैसे है? अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूँ और इंटू Z3 करूँ, या फिर मैं Z3 इंटू Z2 पहले कर दूँ फिर Z1 से मल्टीप्लाई करूं, तो भी रिज़ल्ट मुझे क्या देगा, सेम ही देगा। अब ज़रा चौथी चीज़ देख लो, एडिटिव, ओ सॉरी एडिटिव तो हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहती है कि मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं कॉम्प्लेक्स नंबर कि मुझे वापस वही मिल जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान दो। मैं इसमें क्या करूं, Z2 को मल्टीप्लाई करूं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो मैं Z1 में मल्टीप्लाई करूं और मुझे Z1 ही मिल जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 + 0 आयोटा। ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, क्या Z1 ही मिलेगा? देख लो ज़रा, Z1 इंटू में 1 + 0 आयोटा, तो Z1 + 0 यानी क्या मिल गया मुझे, Z1 ही मिल गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ आई। ये क्या होती है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही होती है। इतनी बात समझ आई। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ज़रा ध्यान से देखो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना हमेशा। क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आपको गिवन होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू Z का कॉन्जुगेट अपॉन Z के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे पर मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट पढ़ने के बाद। तो चलो बच्चों, अब अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो मेरे पास Z1 है, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज करो मेरे पास Z1 है a + iB और Z2 है x + iy। तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। तो बच्चे ज़रा जल्दी से देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आपको निकालना है तो कैसे होगा, ज़रा देखो, a + iB डिवाइडेड बाय x + iy। अब इसका प्रोसीजर क्या है? क्या आपने रेशनलाइजेशन के बारे में सुना है? उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका जो ऑपरेशन है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ज़रा, x - iy डिवाइडेड बाय x - iy। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये a + b और a - b नहीं दिखाई दे रहा? तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। ज़रा चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या आ गया, x² - iy का होल स्क्वायर। तो और क्या ऊपर क्या आ गया, ax minus iay प्लस ibx और माइनस ऑफ आयोटा by का आयोटा स्क्वायर by, आयोटा स्क्वायर
बी वाई। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो आयोटा स्क्वायर, जब मैंने आयोटा वाई का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो क्या आया, वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो जब ये माइनस वाई स्क्वायर खुला तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में और सीधे वहाँ क्या लिखेंगे, अपने रिजल्ट को लिखेंगे। क्या किया मैंने, ए एक्स था, जब मैंने इसको सॉल्व किया बी वाई आयोटा स्क्वायर को, नेगेटिव ऑफ बी वाई आयोटा स्क्वायर को, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और क्या हो गया फिर ये पॉजिटिव ऑफ बी वाई हो गया। तो ए एक्स प्लस बी वाई, रियल वाला पार्ट आ गया मेरे पास। अब बात करूँ इमेजिनरी पार्ट की, प्लस आयोटा कॉमन ले लूँ, बी एक्स माइनस ए वाई। क्या इतनी बात समझ आई? यही हमारा रिजल्ट आया, क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई। क्या ये बात समझ आई? यही रिजल्ट हमारा किसके लिए आया, Z2 बाय Z1 के लिए। क्या आया, Z1 बाय Z2 का ये रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को देखो, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, कितने फॉर्मूलाज याद करोगे, इससे अच्छा क्या कर लो, निकालने का पैटर्न सीख लो। और वैसे भी CBSE में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। तो हमने क्या किया, रेशनलाइज करने के बाद सिंपली सॉल्व कर लिया, तो हमें डिवीज़न भी समझ आ गया भैया। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। यहाँ से असली चैप्टर की क्या होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। ये तो हमने क्या किया, ऑपरेशंस लगाने सीखे, वरना हम क्या कर पाते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब सबसे पहले सीखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। बच्चे अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हो सके तो लाइक भी कर देना। तो ज़रा देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो आयोटा क्या होता है मेरे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूट में -1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, -1। आयोटा क्यूब क्या होता है मेरे पास, माइनस आयोटा। कैसे होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होता है मेरे पास, 1 होता है। कैसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 यानी 1। क्या ये चारों चीज़ें आपको समझ आई? क्या ये चारों चीज़ें आपको समझ आई? एक जर्नल रिजल्ट मैं बताऊंगा, पर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। NCERT का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आई की पावर -35, या फिर इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले आप एक छोटी सी पावर मुझे सॉल्व करके फटाफट से दिखा दो, आई की पावर 9। तो क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू आयोटा, क्या आ गया मेरे पास टोटल में, आयोटा की पावर 9 है क्या, हाँ सर बिल्कुल है। अब ज़रा ध्यान से देखो, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की होल पावर 4, यानी इंटू आयोटा, क्या आ गया मेरे पास, आयोटा आ गया क्या, -1 का मैं 2 बार स्क्वायर करूँ, -1 का स्क्वायर करने से मेरे पास क्या आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, और 1 इंटू आयोटा होता है। अब ज़रा एक जर्नल चीज़ देख लो, अगर आयोटा की पावर बहुत बड़ी गिवन है, जैसे 235, तो सिंपली क्या करो, देखो 4 से इस पावर को डिवाइड करके देखो ज़रा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है, अगर कितना भी बड़ा नंबर गिवन है, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 2, 1, तो क्या करो, बस लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी होती हैं 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 21 को 4 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। तो जब भी देखो, अब जब आयोटा की पावर 4 होती है, आयोटा की पावर 4 होती है, अरे यार 4 ही लिखे जा रहा हूँ, आयोटा की पावर अगर 4 होती है तो क्या मिलता है मुझे, 1 मिलता है। तो अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस बात को हम क्या रखने वाले हैं ध्यान में। तो और दूसरी बात हमेशा याद रखना,
अगर आयोटा की पावर 4n+1 है, यानी 1 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है, तो क्या बचेगा, आयोटा। आयोटा की पावर 4n+2 है तो क्या बचेगा, जल्दी से बताओ, 4n+2 है तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, यानी -1। और आयोटा की पावर 4n+3 है तो क्या बचेगा, माइनस आयोटा बचेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल माइनस आयोटा बचेगा। क्या रिमाइंडर कभी 4 भी बच सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 24 है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा, या फिर किसी भी नंबर को अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। और हमने अभी अभी क्या सीखा जर्नल रिजल्ट से कि अगर रिमाइंडर 0 है, 4n+0 में आ रही है उसकी पावर, तो क्या आ रहा है, 1। जब रिमाइंडर 1 है तो आयोटा, जब रिमाइंडर 2 है तो -1, जब रिमाइंडर 3 है तो क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ आयोटा। तो अब बात कर लूँ मैं अगर 235 की, तो मैंने लास्ट की 2 डिजिट्स देखी, क्या देखा, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद जब मैंने 35 को 4 से डिवाइड करके देखा तो मेरे पास क्या बचा, क्या रिमाइंडर में 3 बचा, रिमाइंडर में मेरे पास 3 बचा। कैसे बचा रिमाइंडर में 3, डिवाइड करके मैंने देखा, और जब रिमाइंडर 3 बचता है तो क्या आता है, माइनस आयोटा। तो मैंने कैसे सॉल्व कर लिया इसको, पलक झपकते ही इस जर्नल रिजल्ट को हम याद रखने वाले हैं। क्या ये बात समझ आई, ये जर्नल रिजल्ट हम याद रखने वाले हैं तो हम कोई भी आयोटा की पावर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ज़रा एक और क्वेश्चन देख लो, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, ज़रा इसको सॉल्व करके बताओ। यहाँ मेरे पास क्या बचा, आयोटा की पावर 4 × 2 + 1, क्या बचा रिमाइंडर 1, तो क्या आता था, आयोटा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, ज़रा ध्यान से देखो, 16 होता है 4 का, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 16 बचा, रिमाइंडर 3 पे क्या आता था, माइनस ऑफ आयोटा प्लस माइनस का आयोटा, तो क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया क्या, हाँ सर बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इंटीग्रल पावर को सॉल्व करना सीख लिया। अब आपके एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, आयोटा की पावर -35। तो आयोटा की पावर -35 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 आयोटा की पावर 35, आयोटा की पावर 35, रिमाइंडर बचा 3, यानी माइनस ऑफ आयोटा, और ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस ऑफ, या फिर इसको इतना भी छोड़ सकते हो 1 आयोटा माइनस का। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या आ गई, सॉल्व करनी आ गई। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा सा दे दूं क्वेश्चन, अरे सिंपल सा दूंगा यार, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, माइनस ऑफ आयोटा इनटू में 2 आयोटा इनटू में माइनस आयोटा बाय 8 का होल क्यूब। इसको फटाफट से मुझे सॉल्व करके आप कॉपी में दिखाओ, अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट कर देना यस सर क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। तो ज़रा फटाफट से देखो, अब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ इस क्यूब को। तो क्या आया मेरे पास, जब मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, -2 आयोटा स्क्वायर, और जब मैंने इसको खोला माइनस आयोटा क्यूब बाय 8 का क्यूब। क्या इतनी बात समझ आई। इसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या फॉलो किया, 2 आयोटा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी देख सकता हूँ मैं, क्या आएगी, 2 आएगी। -2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी 2 आ गई मेरे पास। तो 2 × माइनस ऑफ 2 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब पे क्या देता है, माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। कैसे पता लगाया हमने, आयोटा क्यूब, तो ये हो गया 2/8 × 8 × 8। क्या मैं इसको 4 टाइम्स कर दूं, आयोटा बाय 256 मेरे पास आ गया। 8 × 8 = 64, 64 4 = 256,
आयोटा क्यूब मैंने कैसे सॉल्व किया था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा। क्या इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा अब आप सॉल्व कर लोगे, बोलो जल्दी से, क्या इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा आप सॉल्व कर लोगे? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नेगेटिव नंबर सॉल्व कर लोगे? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। रूट में नेगेटिव ऑफ 9 कैसे सॉल्व करोगे, √9 इंटू नेगेटिव ऑफ 1, तो यानी 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। रूट में क्या आ गया मेरे पास, +-3 आयोटा। क्या ये बात आपको समझ आई? हाँ सर, हम रूट ऑफ अ रियल नंबर भी अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास। क्या क्या है, Z1 है मेरे पास, a प्लस या x प्लस आयोटा y। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, x माइनस आयोटा y। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, -x प्लस आयोटा y। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, -x माइनस आयोटा y। क्या ये बात समझ आई? मेरे पास टोटल 4 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब ज़रा मैं एक प्लेन बना लेता हूँ, इसको बोलते हैं आर्गलन प्लेन। अब ये क्या है, ये है रियल एक्सिस x और नेगेटिव ऑफ x। ये क्या है, रियल एक्सिस है। और ये y क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो रियल वाले पार्ट का कोफिशिएंट यानी x कहीं यहाँ पर होगा। समझ आई मेरी बात? चलो इनमें हम नंबर्स ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने, 1 और 2 ले लिया। तो Z1 कितना आया मेरे पास, 1 + 2 आयोटा। Z2 कितना आया मेरे पास, 1 - 2 आयोटा। Z3 कितना आया मेरे पास, -1 + 2 आयोटा। और Z4 कितना आया मेरे पास, -1 - 2 आयोटा। क्या इतनी बात समझ आई? अब ज़रा 1 देखो, जो रियल वाले पार्ट का कोफिशिएंट है ये क्या है, हमारी रियल एक्सिस है। और ये क्या है, y वाली इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या है मेरे पास रियल पार्ट का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का 2। तो ज़रा देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कहीं पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कहीं पर 2 है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो जब मेरे पास x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो क्या मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है और रियल पार्ट भी पॉजिटिव है। तो ज़रा देखो ये आ गया मेरा पहला पॉइंट, समझ आई? दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर क्या था, चलो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, जहाँ पर x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था। तो ये कहीं यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये Z1 है मेरे पास, ये Z2 है। अब ज़रा ध्यान से देखो तीसरा क्या कह रहा है, नेगेटिव ऑफ x एंड पॉजिटिव ऑफ y, यानी नेगेटिव ऑफ x एंड पॉजिटिव ऑफ y। तो मेरे पास Z3 कहीं यहाँ पर आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास, Z4, जिसमें क्या था, x भी नेगेटिव था और y भी नेगेटिव था। तो यही सिंपली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा और -1 + 2 आयोटा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? पॉइंट क्या होने वाले हैं ये, 1, 2, 1, -1, -1, -2 और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1, 2। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? यही होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं अगर आपको यहीं पे इसी ग्राफ पे एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले समझ लो कॉन्जुगेट होता क्या है।
कॉन्जुगेट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z बार से। सपोज करो मेरे पास z है a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास? कुछ नहीं करना, जो b है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? a प्लस माइनस बी ऑफ आयोटा, तो क्या आ गया मेरे पास? a माइनस बी आयोटा। यानी सिंपली मैंने क्या किया? इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन स्विच कर दिया, साइन चेंज कर दिया। पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। यही क्या होता है? z का कॉन्जुगेट होता है। बड़ी लंबी चौड़ी सी थ्योरी आपको बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। यहाँ क्या सीखो? कंसेप्ट को सीखो। अब मैं बार बार कंसेप्ट करता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या सेम आने वाला है एग्जाम में। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो कितने भी, बिना कॉन्सेप्ट समझे क्वेश्चन लगाने का तरीका आ जाएगा, पर क्या क्वेश्चन सेम आने वाला है? नहीं। क्या सेम आने वाला है? कंसेप्ट। तो बात कर लो कंसेप्ट की। क्या इतनी बात समझ आई? z का कॉन्जुगेट, अगर मैं z1 मेरे पास क्या था? 1 प्लस 2 आयोटा था। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट देखूं तो जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? बिल्कुल ठीक, 1 माइनस 2 आयोटा। तो ज़रा देखो ये 1 माइनस 2 आयोटा जो था, क्या ये z1 का कॉन्जुगेट है? पुरानी चीज़ भूलो, क्या वो z1 का कॉन्जुगेट है? यानी कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या इतनी बात समझ आई? क्या है? z1 कॉन्जुगेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोजेक्शन है। इतनी बात हमें क्या हो गई? आसानी से समझ आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ z है मेरे पास -1 माइनस 2 आयोटा, तो क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट मुझे बता दोगे? क्या 1 प्लस 2 आयोटा होगा? अगर आपको ये सही लगता है तो वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन स्विच होना चाहिए। तो क्या अगर मैं इसके आगे -1, यानी रियल वाला पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा और इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन स्विच हो जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ सर ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्जुगेट निकाल दोगे, कोई पूछेगा कॉन्जुगेट क्या है तो बता दोगे सिंपली क्या है कॉन्जुगेट? इज अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बात समझ आई? अब ज़रा समझ लो मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ओरिजिन से लेके ये कॉम्प्लेक्स नंबर तक की डिस्टेंस। अरे यार सीधी लाइन बन जाए एक। यस, मॉड्यूलस से ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक की डिस्टेंस क्या होती है मेरे पास? मॉड्यूलस होती है। ये वाला डिस्टेंस कितना था? x था, ये हमें पता है। ये वाला डिस्टेंस कितना था? y था, ये भी मुझे पता है। तो मॉड्यूलस क्या हो गया? अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये x है, ये y है और मुझे ये वाली साइड चाहिए z, तो कैसे निकालूंगा मैं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? z स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो z आ गया मेरे पास रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आई? यही चीज़, यही डिस्टेंस क्या कहलाती है? मॉड्यूलस ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। तो सपोज करो अगर मेरे पास z1 है x प्लस आयोटा y, तो मेरे पास z का मॉड्यूलस कितना होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। क्या मॉड्यूलस निकालना आ गया? क्या मेरे बच्चे मॉड्यूलस निकालना आ गया? हाँ सर मॉड्यूलस निकालना तो बड़ा ही आसान था। कैसे? 1 प्लस 2 आयोटा था ना मेरे पास z, तो z का मॉड्यूलस कितना आ गया? रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट में 5। क्या ये बात समझ आई? देखो मैंने y लिया है, आयोटा y नहीं लिया है, यानी कोफिशिएंट्स मैंने लिए हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के। क्या इतनी बात समझ आई? अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि ज़रा प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? z1, अगर z का मॉड्यूलस किसके इक्वल होने वाला है? -z के, या फिर z के कॉन्जुगेट के, या फिर ये है प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है।
अभी क्वेश्चन लगाने में काम आएंगी। सपोज करो ये है और माइनस जेड के कॉन्जुगेट, चारों क्या होने वाले हैं, इक्वल। ज़रा देख लो, माइनस ऑफ जेड अगर मैं इसको कर दूं तो जेड माइनस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, ये -1 -2 आयोटा। अब ज़रा जब मैंने जेड का मॉड्यूलस निकाला माइनस जेड का, तो क्या आया मेरे पास, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तब भी कितना आया, √5 आ गया। क्या ये बात समझ आई? क्या बच्चे ये बात समझ आई? तो हमें मॉड्यूलस निकालना आ गया, समझ आई। ये थी पहली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो क्या कहती है, अगर Z1 × Z2 है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले Z1 का मॉड्यूलस इनटू में Z2 का मॉड्यूलस। क्या ये बात समझ आई? ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इन जर्नल मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन जर्नल मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। इन जर्नल मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि Z1 × Z2 × Z3 × डैश 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 × Zn कितना होने वाला है, मॉड्यूलस इस ओवरऑल का। चाहे मैं पहले Z1 का कर दूँ, डॉट Z2 का कर दूँ, ऐसे मैं डैश 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 टिल कहाँ तक कर दूँ, Zn तक। क्या इतनी बात मेरे बच्चे समझ आई? इन पॉइंट्स को रफ कर देता हूँ, इसको आगे प्रॉपर्टी को पूरा कर देता हूँ। × Z3 × डैश 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 × Zn का मॉड्यूलस। अलग अलग करके भी मैं इनका मॉड्यूलस निकाल सकता हूँ। अब ज़रा चौथी प्रॉपर्टी इसकी देख लो मॉड्यूलस की, क्या है वो, अगर Z1/Z2 का ओवरऑल मॉड्यूलस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ऊपर Z1 का नीचे Z2 का मॉड्यूलस। क्या ये बात समझ आई? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लो, उस पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो आपको मुझे करके दिखाना है। क्या है, अगर Z1 का स्क्वायर है, इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पहले Z का मॉड्यूलस निकाल के फिर उसको स्क्वायर कर डालूँ। क्या ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़, 5 की 5 प्रॉपर्टी समझ आई? चलो फिर अब बच्चे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक थंबनेल के लिए फ़ोटो देख लो, ठीक है। चलो बच्चे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन देख लें क्या मॉड्यूलस पे। अब देखो ज़रा, मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन खतरनाक सा एक क्वेश्चन उठाता हूँ पहले ही। Z है 2 + आयोटा y का होल, आयोटा x नहीं, आयोटा 3 का होल स्क्वायर। ज़रा इसका मॉड्यूलस बताओ, फाइंड Z का मॉड्यूलस। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जब हमें स्कूल लेवल पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको खोल लेंगे तो कैसे आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 × 2 12 आयोटा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या बच्चे इतनी बात समझ आई? यानी 4 - 9 कैसे आया, -9 आयोटा 3 का होल स्क्वायर यानी 9 × आयोटा स्क्वायर यानी -9। तो क्या आया मेरे पास, +12 आयोटा यानी -5 + 12 आयोटा। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो Z आ गया मेरे पास इतना। अब Z का मॉड्यूलस कैसे निकालूँ मैं, Z का मॉड्यूलस रूट में 25 आ गया ना, -5 का स्क्वायर प्लस 144 कितना आ गया मेरे पास, 25 और 144 कितने हो गए, क्या 169 हो गया, यानी कितना आ गया, 13 आ गया मेरे पास। Z का मॉड्यूलस कितना आ गया, 13 मेरे पास आ गया। इसी चीज़ का अगर मैं आपसे कहूँ Z का कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है तो कर दोगे, -5 - 12 आयोटा। कैसे किया, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन स्विच कर डाला। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड में पूछे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो हमने ग्राफ पे अभी ड्रॉ किया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मार्कर को क्या हो गया, ये था मेरे पास Z। अब ये रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होता है,
आर्ग्यूमेंट हो जाता है मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z में हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। तो मैं थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। क्या ये वाली डिस्टेंस मेरे पास x थी और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, y थी। ओ सॉरी, ये वाली डिस्टेंस y है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है। क्या ये बात समझ आई। अब मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मॉड्यूलस में। क्या ये बात समझ आई। तो थीटा मेरे पास कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस इन द सेंस ये मॉड्यूलस जो नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर जाए। क्या इतनी बात समझ आई। हमें थीटा निकालना आ गया। अब वो क्या कहेगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है z है मेरे पास, z इज इक्वल्स टू -1 -3 आयोटा या 1 + 3 आयोटा। सिंपली देख लो 1 + 3 आयोटा। तो z का मॉड्यूलस कैसे निकालूंगा मैं, z का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैं कैसे निकालूंगा। सिंपली देखो थीटा मुझे चाहिए, यानी tan इनवर्स y कितना है, √3 है। यार क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, 1 + √3 आयोटा है। क्या ये बात समझ आई। अब देखो y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, y कितना है √3/1, यानी कितना होता है √3, tan इनवर्स √3 कितना होता है π/3। तो ज़रा देखो थीटा क्या मेरे पास π/3 आ गया, यानी आर्ग्यूमेंट कितना हो गया इसका π/3। अब आर्ग्यूमेंट के बारे में एक चीज़ ये समझ लो कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेरी करता है। हमने रिप्रेजेंटेशन में क्या सीखा था, कि अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के साथ कुछ साइन होते हैं तो हम उन्हें और कोऑर्डिनेट के हिसाब से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़रा ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कितना होगा, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, π-θ। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, θ-π। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, -θ। अब ज़रा देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था, 1 -1 -√3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हाँ सर। अब ज़रा ध्यान से देखो कि मैं कह रहा हूँ थीटा मेरे पास कितना आ गया, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y, यानी -√3/-1। ठीक है, तो क्या आया, √3 आ गया मेरे पास। ठीक है, √3 tan इनवर्स ऑफ √3 आ गया, यानी कितना π/3। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी थीटा -π, यानी कितना आ गया, थीटा -π मेरे पास आ गया टोटल -2π/3। क्या ये बात समझ आई, आर्ग्यूमेंट निकालना समझ आया, -2π/3 मेरे पास आर्ग्यूमेंट आ गया। क्या इतनी बात हमें समझ आ गई। हाँ सर बिल्कुल समझ आ गई। तो क्या आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं आपसे कहूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको दे दूँ, क्या दे दूँ, z दे दिया मैंने आपको, रूट में -3 + आयोटा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम क्या करते हैं, हम क्या चेक करेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो ज़रा, -(x) पॉजिटिव ऑफ y, यानी -(x) पॉजिटिव ऑफ y, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है। तो थीटा आ गया मेरे पास tan इनवर्स रूट में 1/y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट √3, यानी tan इनवर्स 1/√3, यानी π/6 आ गया मेरे पास। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π-π/6, यानी 5π/6 मेरे पास आ गया आर्ग्यूमेंट। क्या ये बात समझ आई। अब हम सीखने वाले हैं सिर्फ लास्ट चीज़, जिसे कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है ज़रा देख लो, एक क्वेश्चन उस पर भी लगा लेते हैं। वो आपसे कहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में से आपको कन्वर्ट करके क्या करना है, पोलर फॉर्म पर कर देना है। तो ज़रा देखो मैं कैसे करूँगा।
सबसे पहले समझो पोलर फॉर्म होती क्या है। पोलर फॉर्म, अरे यार मार्कर ही बार बार बंद हो जाता है। पोलर फॉर्म ऑफ z, देखो z इज इक्वल्स टू z का मॉड्यूलस इनटू में कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या ये इतनी बात समझ आई? ये जो एंगल है कॉस और साइन का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैं कई बुक्स में कैसे लिखी हुई मिलेगी, इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वही बात है, आर क्या है? z का मॉड्यूलस, और थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या इतनी बात समझ आई? अब चलो हम इसको कैसे करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कन्वर्ट, मिटा दूं क्या? उतार लेना बच्चे, मिटा रहा हूं मैं इसको। कह रहा है रिप्रेजेंट, क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा एज पोलर फॉर्म। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, इस चीज़ में मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है? एक तो z के मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट है और दूसरा हमें आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं z का मॉड्यूलस ही निकाल लूँ सबसे पहले, क्या आएगा मेरे पास? 1 का स्क्वायर रूट में प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया क्या? क्या मेरे पास 2 आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गया, यानी z का मॉड्यूलस कितना आ गया? मेरे पास 2 आ गया। अब ज़रा देखो, क्या जो हमारा z है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो कैसे निकलेगा आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स y कितना है? रूट 3/1 इज इक्वल्स टू π/3 आ गया क्या मेरे पास आर्ग्यूमेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है? थीटा के बराबर ही होता है। तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट भी आ गया π/3। अब मुझे क्या करना है? आर्ग्यूमेंट भी जब मेरे पास आ गया π/3, बस मुझे इनकी वैल्यू उठा के ही तो रखनी है। तो z इज इक्वल्स टू 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, यही आ गई मेरी पोलर फॉर्म। क्या ये बात समझ आई? अब देखो, आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। एक चीज़ और होती है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ मॉड्यूलस के सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाऊंगा, मिसलेनियस के सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाऊंगा और आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या होगा? बूस्ट होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या होगा? उससे आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। तो अब ज़रा यहाँ तक आपको समझ आया, पोलर फॉर्म यहीं तक आपके सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं किस बारे में, कि हम वो बूस्ट वाली वीडियो ट्यूसडे को निकालेंगे, उसमें हम थोड़े जर्नल रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं, जिससे क्या होगा? इस क्वेश्चन, ये तो हो गया सिस्टमेटिक तरीका जिससे आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर बात करें कंपटीशन की, तो वहाँ क्या काम आते हैं? जर्नल रिजल्ट्स। तो उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आ जाए। थैंक यू बच्चों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो देख के ऐसे ही निकल मत जाना, लाइक कर देना वीडियो को।